गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वेओशान और लनवांग जी अब निकल चुके थे उस यिन टाइगर सील के एक और हिस्से को ढूंढने के लिए, और इसी खोज में इनके साथ जुड़ चुके थे वैन क्लैन। वैन क्लैन भी दूसरी ओर से उस हिस्से को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे ये दोनों ही उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। सारी कल्टीवेशन की आस सिर्फ वेओशान और लनवांग जी थे, क्योंकि वैन क्लैन से अब उन्हें वही बचा सकते हैं। पूरे रास्ते भर वेओशान सिर्फ बोलता ही गया। हाँ, उसकी बातें सुनना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, पर इन बातों में कुछ अलग सा था। आज पहली बार बातें करते समय ऐसा लग रहा था कुछ छुपाना चाहता है। दिखा तो रहा है कि वो बहुत खुश है, बट अंदर ही अंदर वो खुद से ही एक जंग लड़ रहा था, एक जंग जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वही अचानक से कहता है, लंझा क्या कर रहे हो? लनवांग से कहता है, कुछ नहीं वही, तुम बोलो ना। रोशन कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है और यहाँ पे आसपास कोई इन भी नहीं है। आज रात इसी केव के पास बिता लेनी चाहिए। लनवांग से कहता है, ठीक है वोइंग, तुम यहाँ रुको, मैं लकड़ियों को लेके आता हूँ। वोइंग कहता है, ठीक है लंझा, जब तक मैं इस केव की थोड़ी सफाई कर लेता हूँ। वेओशान उस केव को थोड़ा साफ करने लगता है और लनवांग जी वहाँ से लकड़ियाँ लेने चला गया था। लनवांग जी जब लकड़ी लेकर आता है तो देखता है यहाँ से वोइंग ही गायब है। लनवांग जी वेओशान को ढूंढ रहा था। वेओशान उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। वेओशान अपने आप को छुपा रहा था, अपने आंसुओं को छुपा रहा था। वेओशान एक कोना ढूंढ रहा था जहाँ पे बैठ के वो शांति से अपने आंसुओं को आज़ादी दे सके बहने की। वेओशान फिर से अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और एक स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ लंझा, क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ पे लनवांग जी कहता है कि वही कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं और मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ। रोशन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस पास से कुछ फल लेने गया था। लनवांग जी फिर हमें सर हिलाता है और आग जलाता है। रोशन लनवांग जी के पास बैठा हुआ था, उसके कंधों पर सर रख के, और रोशन एप्पल खाते हुए कह रहा था कि लंझा, तुम्हें क्या लगता है कि हम कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा पाएंगे? कि हम यिन टाइगर सील को वैन क्लैन से पहले ढूंढ पाएंगे? हमें अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हम लगातार 8 गाँव में घूम चुके हैं, बट जहाँ में भी हमें लगता है ब्लैक पावर्स होने का, हम हर जगह जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें एक दिन पूरी दुनिया घूम लेंगे। लनवांग जी ये सब कुछ सुन रहा था। वो सोचता है, हाँ वही, हम एक साथ 8 गाँव जा चुके हैं। तो गाँव में मैंने तुमसे बिना बताए 8 बार शादी कर चुका हूँ। मैं जानता नहीं हूँ कि ये काम मैं कब तक करूँगा, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताऊँगा कि लोग ज़िंदगी में एक बार शादी करते हैं, पर मैं हर टेंपल में जाके तुमसे लैंड रीति रिवाज से 8 बार शादी कर चुका हूँ। वेओशान लनवांग जी से ऐसे ही बातें करते करते कब सो जाता है उसे मालूम भी नहीं चलता है। और वेओशान के सोने के बाद लनवांग जी उसे कुछ देर देखता है, फिर वेओशान के सर को अपने कंधे से हटा के अपने लैप में रखता है। वेओशान के बालों के रिबन को थोड़ा सा ढीला कर देता है और उसके बालों में अपना हाथ फैलाने लगता है। लनवांग जी बस वेओशान के बालों में हाथ फैला रहा था और सोच रहा था कि काश ना तुम किसी क्लैन के आउटर डिसाइबल होते, ना ही मैं किसी क्लैन का किंग होता। काश हम लोग इसी तरीके से इस जगह रह पाते, एक हमारा छोटा सा घर जहाँ मैं और तुम और हमारी ढेर सारी खुशियाँ। ना वहाँ पे कोई होता जो तुम्हें पनिशमेंट देता, जो तुम्हें बोलने से रोकता, नहीं किसी के कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आते, और ना ही तुम मेरे से कभी वो बातें छुपाते जो तुम मेरे आंखों के सामने होने के बावजूद भी मुझे अनदेखा करते हो। ऐसा क्यों है वोइंग? क्या ये दुनिया इतनी बुरी है कि तुम अपने लंझा से झूठ बोलना सीख गए हो? क्या तुम अब उस पर भी भरोसा नहीं करते? लनवांग जी यही सोच रहा था, और जब उसे लगता है कि रोशन गहरी नींद में है, लनवांग जी धीरे से जाता है और रोशन के फोरहेड पे किस कर लेता है। रोशन को कुछ मालूम नहीं चलता क्योंकि वो काफ़ी गहरी नींद में था। लनवांग जी रोशन के लिप पे एक बहुत छोटा सा पैक करता है और फिर उसे एक बहुत प्यारी सी किस करता है। उसके मुंह पे एक किस करने के बाद लनवांग जी अब वहाँ पे रोशन के लिए अपना एक आउटर रोप उतारता है, उसे बिछाता है, वो लेटता है और रोशन को अपने चेस्ट पे लेटा के सो जाता है। उनकी खूबसूरत सी जर्नी विराम की ओर थी। लनवांग जी शायद ये समझ गया था कि 2-3 दिन से वो लोग लगातार घोस्ट स्पिरिट से फाइट कर रहे हैं। घोस्ट स्पिरिट को पता नहीं वोइंग से कौन सा अट्रैक्शन है, लनवांग जी को छोड़ के सब के सब वोइंग से जाकर चिपक जाती है, या फिर कहा जाए
लैनवांग जी तो उन्हें नजर ही नहीं आता, सिर्फ वो एक से लड़ाई करने आती है। लड़ती तो वेओशान से है और यहाँ लैनवांग जी जल भुंज के राख हो जाता है। कि इन स्पिरिट्स को तो देखो, सबके सब वेओशान से जाके चिपकी पड़ी है। अरे इनसे प्रॉब्लम क्या है, मैं नजर नहीं आ रहा क्या? लैनवांग जी गुस्से में उस लड़ाई के बीच में आता था और सारे घोस्ट स्पिरिट को अकेले ही खत्म कर देता। और वेओशान हर बार कहता था कि लंजा कितना मजा आ रहा था, थोड़ी देर उनके साथ और खेलने देते ना। लैनवांग जी कहता है कि वुइंग टाइगर सील का आखिरी हिस्सा भी ढूंढना है। तभी वुइंग अचानक से कहता है कि ढूंढना है नहीं, ढूंढ लिया। और वेओशान लैनवांग जी को लेकर एक जगह जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी थी। जहाँ एंटर होते ही लैनवांग जी का सर दुखने लग गया था। वो जगह एक खाली सा गांव था जहाँ सब कुछ बिल्कुल अजीब सा था। कोई पर्सन लकड़ी को लेकर घूम रहा है, उसे अपनी बीवी कह रहा है। कोई पर्सन कुत्ते को किस कर रहा है। कोई किसी की डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ है। वहाँ पे कई अजीब से व्यूज थे और लैनवांग जी ये सब कुछ देख के शॉक था। तभी वेओशान वहाँ पर चौराहे पे जाता है और अपनी फ्लूट निकालता है और बजाने लगता है। वो सभी लोग जो भी नॉर्मल पर्सन दिखाना चाह रहे थे अपने आप को और ये अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे, उन सबकी आंखें पूरी वाइट हो जाती हैं और वो सब वेओशान को घूरने लगते हैं और वो लोग बड़े अजीब तरीके से चल के उस तरफ आने लगते हैं। लैनवांग जी देख रहा था कि ये क्या है। वहाँ पे बहुत सारी रिसेंटफुल एनर्जी आ जाती है। वेओशान अब उस गांव के अंदर और अंदर जाने लगता है और वो सब लोग वेओशान पर अटैक करने के लिए। लैनवांग जी वेओशान को उन सभी घोस्ट स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर रहा था और इन रिसेंटफुल एनर्जी को वेओशान अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वेओशान उस गांव के उस जगह पहुंचता है जहाँ एक स्पेल लगी हुई थी। स्पेल को वेओशान तोड़ने के बाद अब वहाँ से इन टाइगर सील का उस हिस्से को हासिल कर लेता है। उसके बाद वो सारी घोस्ट स्पिरिट्स और रिसेंटफुल एनर्जीज उसके कंट्रोल में थी। वो गांव इस पर शांत तो हो गया था, पर यह खामोशी ज़्यादा देर नहीं चली। अचानक से वेओशान के माउथ से ब्लड की बहुत सारी वॉमिटिंग होती है और वेओशान को फिर से वही घोस्ट स्पिरिट दिखती है। वो लेडी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस बार भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। वो एक हंसते हुए कहता है, शायद तुम भूल गई, ये अब मैं वो नहीं जो तुम समझती हो। अब मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर अच्छे से जानता है अपने पेशेंट्स को कैसे बचाना चाहिए। और शुक्रिया जो तुमने मुझे ये बताया कि मैं इस दुनिया में ये पावर्स कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे मेरा पास्ट याद दिलवाया, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। वो लेडी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि तुम मेरे तरफ से जिन गोंगियाओं को थैंक यू ज़रूर कहना कि उसने अपनी दुश्मनी के कारण ही सही मेरा बहुत अच्छे से भला किया। और आई एम रियली ग्लैड कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का प्यार मेरे इस कदर काम आएगा कि उसकी नफ़रत में भी वो मेरा ही भला चाहेगा। वेओशान उस इन टाइगर के सील को लेता है और एक अजीब सी नई ट्यून बजाने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे वो ढेर सारी रिसेंटफुल जो एनर्जी इकट्ठा हुई थी अब वो दो भागों में जाती है। एक लैनवांग जी के पास से उस इन टाइगर सील के उस पार्ट को वेओशान के पार्ट से जोड़ देती है और दूसरी वाली वैन क्लैन में जहाँ पे वो इन टाइगर सील बहुत ज़्यादा सेफ्टी में रखा हुआ था, वहाँ से वो लेकर आके वेओशान के इन टाइगर सील को पूरा कंप्लीट कर देती है। अब वेओशान के पास पूरा इन टाइगर सील का कंप्लीट पार्ट था और उस रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल में लाने के लिए वेओशान ने अपना ब्लड सेक्रीफाइस दिया था, उसे अपने ब्लड से जोड़ लिया था। वेओशान कहता है कि शायद तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसे आज तक कोई नहीं रोक सका, जिसे किस्मत मैं खुद लिखता हूँ, मेरा प्यार मैं खुद चुनूंगा। मेरी ज़िंदगी का जो चैप्टर जिसे पसंद नहीं है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती उसकी है कि वो मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर बना जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए वेओशान वो सारी रिसेंटफुल एनर्जी अपने अंदर समाने लगता है। लेडी की स्पिरिट अब वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर वो डिसअपियर होते होते भी सिर्फ ये कहती जाती है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वेओशान एक स्माइल हंसता है जब उसे ब्लड निकल रहा था और लैनवांग जी उसे चीख चीख के मना कर रहा था कि वुइंग ऐसा मत करो, अगर तुमने सारी रिसेंटफुल अपने अंदर संभाल लिया तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी, तुम्हारे पास गोल्डन कोर नहीं है, वो एनर्जी तुम्हें सर्वाइव नहीं करने देगी, ये एनर्जी तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगी। वेओशान उसके तरफ स्माइल करता है और आंखों ही आंखों में कहता है कि लंजा, इस बार भी हम एक नहीं हो पाएंगे। ये डॉक्टर तुम्हारे दिल का इलाज नहीं कर पाया, मैं जानता था। उस रात वो तुम थे, उस पेड़ के पास भी वो तुम थे,
उसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। मैं सोच रहा था कि कोई खूबसूरत लड़की होगी, बट यहाँ मालूम चला लड़कियाँ तो खूबसूरती में एक बार के लिए फेल भी हो जाए, बट यहाँ तो मुझे इस दुनिया का क्या, हेवन में सबसे खूबसूरत अगर कोई होता ना तो लगता है वो तुम ही होगे। मैंने हेवन तो नहीं देखा, बट हाँ, मेरा इस दुनिया में हेवन सिर्फ तुम ही हो, और तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई थी। सो ये तुम हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम मेरी फर्स्ट, लास्ट और एवरी किस चुरा सकते हो। वेओशान वो सारी एनर्जी को संभालने के बाद अपनी फ्लूट को छोड़ देता है। चेंचिंग उसके हाथ से गिर जाती है और वेओशान बहुत ज़्यादा ब्लड की वॉमिट करता है। लनवांग जी उसे जाकर संभालता है। वेओशान लनवांग जी के चिक्स पे हाथ रखता है और कहता है लन जा। वहाँ पे लनवांग जी कहता है कि वही मैं तुम्हारे साथ हूँ। लनवांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो जानता था कि वेओशान अब शायद नहीं बचेगा, और वोइंग भी जानता था कि वो नहीं बच सकता है। वोइंग लनवांग जी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ। लनवांग जी कहता है कि मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हें मेडिकल स्किल नहीं आती है और तुम उसे सीखना भी पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। मैंने तुम्हें वो उस दिन वो सब बता रहे थे, तो जब तुमने लिख के दिया था मैंने वो पढ़ लिया था। विंग तो भूल ही गया था कि उसने एक बार एक लेटर में ये सब कुछ लिख के देने की भी कोशिश की थी, बट पर उसे लगा था कि शायद ये लेटर डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए उसने लनवांग जी को दिया नहीं था। बट लंजा ने ये पढ़ा। लनवांग जी कहता है मैं बहुत पहले से जानता हूँ वही कि तुम दूसरी दुनिया से आए हुए हो, बट मुझे कोई मतलब नहीं, ये तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम इस दुनिया के हो या फिर किसी और दुनिया के। बस चाहता हूँ कि हम लोग एक शांति भरी ज़िंदगी जिए, हम लोग साथ रहें। वही हंसते हुए कहता है कि लंजा आई मिस यू। और लनवांग जी की तरफ वेओशान अपना हाथ बढ़ाता है और उसके चिक्स को पिंच करते हुए कहता है क्यूट लेना गागा, आई लव यू। ये कहते ही वेओशान का हाथ लनवांग जी के चिक से हट जाता है और वेओशान की आंखें अब पलक झपकाना बंद कर देती हैं और उसकी सांसें थम चुकी थी। लनवांग जी की बाहों में वेओशान अब हमेशा के लिए शांत और हमेशा हमेशा के लिए खामोश उसकी बाहों में हो चुका था। लनवांग जी वेओशान को हिला रहा था कि वोइंग तुम्हें क्या हो गया, मुझसे बात करो वोइंग, तुम शांत कैसे हो गए, तुम्हें तो हमेशा बोलना पसंद है ना, तुम्हें मुझे परेशान करना पसंद है, तुम्हें मुझसे लड़ना पसंद है, तुम मुझसे लड़ो ना वोइंग, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बट वेओशान अब वहाँ पर शांत हो चुका था। वेओशान के मौत के बाद वो यिन टाइगर सील भी वहाँ से डिसअपियर होने लगा था और उसके साथ साथ वेओशान की बॉडी भी। लनवांग जी वेओशान की बॉडी को डिसअपियर होता देख बहुत तेज तेज चिल्ला के रोने लग गया था। वहाँ पे जितने भी ब्लैक स्पिरिट थी अब वहाँ से सब जा रही थी और लनवांग जी वेओशान की उन एशेस को अपने हाथों से टच करना चाहता था, बट वेओशान इतनी देर में उसकी बाहों से भी गायब हो गया था। लनवांग जी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लनवांग जी ये नहीं झेल सकता कि उसका वही उसे छोड़ के जा चुका है। ये पल वो 1 महीने कितने खूबसूरत थे और अचानक से ये क्या हो गया। लनवांग जी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों होता है। पहले उसकी मदर जिसे लनवांग जी इतना प्यार करता था उनके साथ वो रह नहीं पाया, उसके बाद उसे वोइंग से प्यार हुआ। उसकी ज़िंदगी में एक ही ब्यूटीफुल पर्सन आया था जो वोइंग था, और अब वो भी उसे छोड़ के जा चुका है। ऐसा उसके साथ क्यों होता है। लनवांग जी उसी समय अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने आप को मार लेता है और लनवांग जी के मुँह से ब्लड निकलता है और लनवांग जी बस यही कहता है कि वोइंग इस जन्म नहीं सही तो किसी और जन्म हम एक ज़रूर होंगे, और इस दुनिया में मैं रह के भी क्या करूँगा जहाँ पे मेरा कोई अपना ही नहीं है, मेरा वोइंग ही नहीं है। मेरे को मेरा कहने वाला सिर्फ एक तुम ही तो थे जो हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे। ब्रदर भी मुझे छोड़ के शायद एल्यूजन में चले गए, अंकल भी मुझे छोड़ के चले गए, सिर्फ एक तुम ही तो थे जो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, मुझे मेरा लंजा लना गागा कह के चिढ़ाने के लिए, तुम्हें हमेशा मुझ में अपना हक जताने के लिए कोई था। वो कोई सिर्फ मेरा था, मेरा ब्यूटीफुल पर्सन था। अब सिर्फ एक डेड बॉडी है, तुम जानते थे ना वही उस स्पिरिट ने तुम्हें बताया था, पर तब भी तुम आए। ऐसा क्यों हुई, तुम सबके लिए सेक्रीफाइस क्यों देते हो, हमेशा तुम दूसरों के लिए मुझे अकेला क्यों छोड़ जाते हो। आखिर
उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, तुम्हें ईविल कहा था। ईविल तो बुरे होते हैं ना, वो तो किसी के लिए अच्छा नहीं करते, बट तुमने उनके लिए अच्छा क्यों किया? तुम ऐसे क्यों हो? तुमने उनके लिए इतना सब कुछ क्यों किया? यहाँ पे ही जांग चैंग उस बुक के आगे का नेक्स्ट पन्ना खोलता है, बट उस नेक्स्ट पेज कुछ भी नहीं था। इसके आगे वो पूरी बुक खाली थी। वहाँ पे जांग चैंग बस देखता है कि उस बुक के लास्ट के 2 पेजेस में वेओशान और लैनवांग जी का पोर्ट्रेट है। जांग चैंग उस बुक को पढ़ने के बाद अपने सामने बैठे हुए पर्सन को देख रहा था, जो बस उसे घूरे जा रहा था, और कहता है, तो तुम अब क्या सोचते हो? वहाँ पे जांग चैंग कहता है कि अच्छी स्टोरी थी। वो पर्सन कहता है स्टोरी नहीं, रियलिटी थी। जांग चैंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें ऐसी फैन फिक्शनल बुक्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए? टाइम ट्रेवल की ऐसी काफ़ी लव स्टोरी मिल सकती है। चैंग कहते हैं कि चैंग ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है मेरे और तुम्हारे भाई की। वहाँ पे जांग चैंग कहता है कि तुम जानते हो कि मेरे फादर का मैं इकलौता सन हूँ और मेरी तो कोई शिजे भी नहीं है। अच्छा ठीक है, वही अडॉप्टेड चाइल्ड था जांग याली, वो तो मेरी सगी बहन थी ना, उनका रिइंकार्नेशन क्यों नहीं हुआ? और अगर तुम और मैं ही सिर्फ रिइंकार्नेट हुए तो ये सारी बातें तुम्हें पहले याद क्यों आई, मुझे क्यों नहीं आई? तुम तो सेक्स इल्यूजन में थे, मैं था ना किंग के साथ, तो मुझे ये सब कुछ याद आना चाहिए था। ऐसा मुझे क्यों नहीं हुआ? लैंसी चैंग कहते हैं कि चैंग मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और तुम जानते हो कि मुझे बचपन से ऐसे ड्रीम्स आते हैं। चैंग कहता है कि अच्छा, तुम अब एक सपने के पीछे ये कह रहे हो कि हमें 2 ऐसे पर्सन्स को ढूंढना है जो हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं, वांग जी और वेओशान। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। हो सकता है किसी राइटर ने ये कहानी लिख रहा हो और उसके बीच में उसके साथ कुछ हो गया हो, या फिर उसका इस कहानी से इंटरेस्ट चला गया हो तो उसने लिखना बंद कर दिया होगा। दैट्स इट। यहाँ पे लैंसी चैंग कहते हैं कि कौन सा हिस्टोरिकल राइटर फॉरेंसिक के बारे में इतना जानता होगा? अगर ये तुम कहो कि मॉडर्न लिखी गई है, तो मॉडर्न टाइम में ना ऐसे पेजेस को इस्तेमाल करता है और ना ही ब्रश और पेन, और ये राइटिंग ये पुराने ज़माने की है। तुम जानते हो ये कितनी ज़्यादा साफ तरीके से लिखी गई है और कितनी खूबसूरत है। ये राइटिंग को लिखने के लिए अगर हम आज बैठे तो हम इस तरीके से बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। जांग चैंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, बट तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी वियर्ड है? चैंग तुम खुद सोचो, अगर ये सब कुछ एक झूठ होता तो इतनी पुरानी किताब, और ये किताब नहीं एक डायरी है, लैनवांग जी की डायरी, जिसमें वो हमेशा से मदर के जाने के बाद अपनी सारी फीलिंग्स लिखते आया है। आज तक ये डायरी लैनवांग जी ने किसी को भी नहीं छूने दी। ये डायरी पता नहीं किस तरीके से या फिर कौन से हिंट के कारण मुझे बस मिल गई। ये डायरी हमारे ही घर में थी, तुम जानते हो। इसे मेरे डैड ने सीक्रेट लाइब्रेरी में छुपा के रखा था, वो भी बहुत संभाल के। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ मालूम है। इसमें जिस तरीके से मैडम यू के बारे में लिखा गया है, तुम जानते हो कि वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो सब पे गुस्सा करती हैं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जैंग कहता है तुम मेरी मदर की तारीफ कर रहे हो या फिर उनकी बुराइयां गिनवा रहे हो? जैंग कहते हैं कि जांग चैंग जरा सोचो तो, अगर ये कोई कहानी होती तो ये लाइब्रेरी में होनी चाहिए थी। सीक्रेट लाइब्रेरी में क्या करेगी? और ये जितने संभाल के रखा गया था, और तुम्हें मालूम है वहाँ पे जैसे लैनवांग जी की पोर्ट्रेट में कपड़े सेम टू सेम मैंने वैसे कपड़े और वो तलवार भी देखी है। जैंग कहता है कि हो सकता है उन्हें एंटीक कलेक्शन का शौक हो। लैंसी चैंग कहते हैं कि मेरे डैड को ऐसा कोई शौक नहीं है। उन्हें एंटिक के नाम में पसंद भी क्या आती है, भयानक पेंटिंग्स जिनमें समझ में ना आए कि पेंटर ने बनाया क्या है। वो तलवार काय को रखेंगे? अभी तो लोग गन रखते हैं, समझ में आता है, तलवार रख के कौन ही क्या कर लेगा। चैंग कहता है कि तुम बस करो यार, पूरा दिमाग खा गए। तुम्हें क्या चाहिए कि बस इतना ही ना कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर 2 ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढूं हम जानते भी नहीं कि वो रिइंकार्नेट हुए भी है या नहीं, और या फिर हम भी रिइंकार्नेट हुए या फिर नहीं। मैं पागल हो गया हूँ, मैं तो समझ नहीं आता मुझे तुम में दिखा क्या था जब मैं तुमसे प्यार हुआ था। चैंग कहते हैं कि चैंग, और वहाँ पे फिर से कहते हैं श्श, ये लाइब्रेरी, कीप साइलेंस। वो दोनों वहाँ से लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं, और जांग चैंग बबल टी पीते हुए कह रहा था तो हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ से? चैंग कहता है वही तो फाइंड करना है। जांग चैंग कहता है कि ठीक है, जब ढूंढ लो ना मैसेज कर देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी तुमने आज इतना स्ट्रेस दिया है कि मेरे हार्ट को और मेरे माइंड को दोनों को ये समझने में बहुत टाइम लगेगा कि मेरे को क्या चीज़ याद रखनी है। आई एम जस्ट टायर्ड, ओके बाय। ऐसे कह के जांग चैंग लैंसी चैंग के चिक्स पे किस करता है और उन्हें बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।